अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रौनक इफ्तार। कहते हैं कि शहर की रौनक होती है रोशनियों से और घर की रौनक होती है बच्चों से। इसी तरह रमज़ान की रौनक होती है सहर और इफ्तार से। तो रौनक इफ्तार में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपके साथ मिलकर इस इफ्तार में बहुत सारी रौनक भी जमाएंगे। आज हमारे पास इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड जो है उसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश है जो कि बरसग़ीर में बहुत पसंद की जाती है। लेकिन इससे पहले कि मैं तमाम बातें करूं, उससे पहले मैं आपसे कुछ अच्छी सी बात एक शेयर करना चाहती हूं और वो ये है कि आज सुबह जब मैं कुछ काम से निकली तो मैंने देखा कि आजकल आपको काफ़ी लोग नज़र आते हैं कि छोटे छोटे अपनी चादरें बिछाई हुई होती हैं, उस पर कोई सब्ज़ी बेच रहा होता है, कोई फल थोड़ा बहुत रख के बेच रहा होता है। तो ये वो गरीब लोग हैं जो मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि ताकि इनके घर में 2 वक्त की रोटी जो है वो मैसर आ सके। तो मेरी जो गुजारिश है, मैं ख़ुद भी एज़ ए पर्सन भी ये चीज़ समझती हूँ कि अगर हम इन लोगों से बारगेन ना करें और उनसे कुछ भी जो वो बेच रहे हैं अगर ख़रीद लें बग़ैर बारगेन किए, चाहे हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई सब्ज़ी वाला पालक बेच रहा है, आप पालक ख़रीद लें उससे जितने भी दामों में वो बेच रहा है, और फिर आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है घर में वो तो डेफ़िनेटली पालक की उनको ज़रूरत होगी तो आप उनको दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत काउंट करती हैं। और जब हम रमज़ान का ज़िक्र करते हैं तो फिर हम बांटने का ज़िक्र करते हैं, तो इस तरह से भी आप बांट सकते हैं किसी की ईगो को हर्ट किए बगैर, कि आप किसी को खैरात दें, ज़कात दें। आप ये छोटे छोटे अपने जेस्चर्स जो हैं इनसे अपने रमज़ान को खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह कभी आप देखते हैं कि सुपरमार्केट्स के सामने, मॉल्स के सामने छोटे छोटे बच्चे जो कि सामने झाड़ियों में उनके माँ बाप ने कोई झोपड़पट्टी डाली हुई है, उस पर वो रह रहे हैं और उनके हाथ में कभी टिश्यू पेपर्स होते हैं वो बेच रहे होते हैं, छोटे छोटे पैक्स। कभी उनके हाथ में आपको फूल मिलेंगे जो एक एक गुलाब वो बेच रहे होते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग बहुत हार्शली उनको ट्रीट करते हैं कि चल जाओ यहाँ से, तुमने कल भी तंग किया था, ये मत करो। तो प्लीज़, बच्चे जो है ना वो बिल्कुल मासूम होते हैं और ख़ास तौर से ये बच्चे जिनके सर पे छत नहीं है और ये लोग उसी जगह सो जाते हैं, बुशेस के अंदर, झाड़ियों के अंदर। माँ बाप भी इनके वहीं सो जाते हैं, वहीं उठते हैं, सारा दिन धूप में रहते हैं। तो आप प्लीज़ इन बच्चों से, चाहे आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई खुला नहीं हो, अक्सर नहीं होता हमारे पास, तो आप बेशक उनसे ना ख़रीदें और उनको प्यार से मना कर दें। लेकिन प्यार करना जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन बच्चों से प्यार से बात नहीं करेंगे तो उन बच्चों को ये एहसास होगा कि ये दुनिया बहुत सख्त है, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर इतनी सख्ती है और फिर हम भी उनसे सख्ती से बात करते हैं। तो मेरा ख़्याल में थोड़ा सा कंसिडरेट हों, बच्चों से नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से बात करें। और उसके अलावा रमज़ान में एक और चीज़, जैसे अब हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, गर्मी है शदीद, लेकिन बहुत सारे घरों में इस वक्त इफ्तारी का बहुत ज़्यादा एहतमाम हो रहा है, दोस्त गेट टुगेदर हो रहे हैं, पहला रोज़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है, इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं। तो रब ने तक़सीम किया है सबको, जिसकी जो हैसियत है वो उस हिसाब से काम करता है। और इशफ़ाक़ अहमद साहब की एक बात मुझे याद आई कि उन्होंने पूछा बाबा जी से कि ये बताइए कि हसद क्या है। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि हसद वो है जब आप अल्लाह ताला की जो तक़सीम है उस पे आप एतराज़ करें या उससे आप मुत्तफ़िक़ ना हों। तो अल्लाह ने किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, तो कभी ये मत सोचें कि उसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, मैं भी उतनी मेहनत करता हूँ, उनको ज़्यादा मिला है, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके पास 30 जोड़े हैं, मेरे पास 3 जोड़े हैं। तो ये अल्लाह ताला की बातें हैं, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन कोशिश करें कि इस रमज़ान आप छोटी छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें, बच्चों से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको मिल के बाँट के खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा आपको फ़ील होगा और ज़ाहिर सी बात है दूसरों के चेहरे पे रौनक आएगी तो उसकी खुशी भी आपको होगी। और तीसरी बात ये कि हसद और तकब्बुर, ये जो चीज़ें हैं ये भी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, हमारा रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड का जो सेगमेंट है उसमें बरसग़ीर की एक बहुत लज़ीज़ सी डिश है और उस डिश का नाम क्या है? दही बड़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में। उसकी बड़ी तारीफ़ें भी होती हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे बनाते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं बनाते। तो आज हमारे पास इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में हैं तो दही बड़े, मगर मैं बना रही हूँ बहुत ही एक अच्छे से ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ, इसको बिल्कुल डिफरेंट बना रही हूँ। एंड आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, क्योंकि ना सिर्फ ये आसान है बल्कि बहुत हेल्दी, मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बहुत हेल्दी रखूँ। और उसके साथ फिर एक मज़ेदार सी चटनी भी होगी, तो वो भी हम मिल के आपके साथ कुकिंग करेंगे। और अभी मेरा ख़्याल में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे ना
तो फिर आप देखिएगा कि हमारे किचन में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं, अपने रमज़ान की इस रौनक को और बढ़ा सकते हैं। तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वाले हिस्से में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है हमें, उनसे मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग थे कहाँ हैं। हमारा प्रोग्राम काफ़ी देर का स्टार्ट हो गया है और कुकिंग हो रही है यहाँ मज़े की, लेकिन चलें खैर आपको माफ़ करते हैं हम। आप आ ही गए तो ये बड़ी बात है। तो आपको हम एक बार फिर रौनक इफ्तार में वेलकम कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड की। और हमारी वर्ल्ड जो है वो वैसे तो पाकिस्तान ही है ना, क्योंकि हमारा प्यारा मुल्क है। लेकिन जब हम बात करते हैं बरे सग़ीर की, तो ये एक डिश जिसका नाम है दही बड़े, ये रमज़ान में ख़ास तौर से बहुत ही पसंद की जाती है, सबको बहुत अच्छी लगती है, बड़ी पॉपुलर है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये बहुत हेल्दी डिश है। हेल्दी इसलिए कि इसमें दही का इस्तेमाल होता है, इसमें माश की दाल के बड़े बनते हैं तो वो भी बड़े अच्छे मज़ेदार होते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं दही बड़े खाती हूँ तो बहुत सारे लोगों का जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें मुझे वो जायका नहीं मिलता जो मैं ढूंढ रही होती हूँ। हाँ, तो और शायद मुझे ये लगता है कि माश की दाल की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाते हैं, क्योंकि माश की दाल काफ़ी फीकी होती है, उसमें आपको काफ़ी नींबू का रस और नमक और इस चीज़ का चटपटे मसालों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज जो मैं ये दही बड़े बना रही हूँ, ये मज़ेदार इसलिए हैं और हेल्दी इसलिए हैं कि इसमें मैं आलू भी इसके अंदर डालूँगी, और इसमें मैं हरा प्याज तो नहीं, सॉरी, हरा धनिया डालूँगी और हरी मिर्चें डालूँगी इसके अंदर। आप चाहें तो थोड़े से बारीक बारीक प्याज चॉप करके डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, उससे बहुत इसका मज़ेदार सा एक बैटर हम बनाएंगे। अच्छा, दही बड़े वैसे तो माश के दाल के बनते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने देखा कि वो बेसन के दही बड़े भी बनाते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर दही बड़ों पे आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। हमारा जो एक बहुत बड़ा ड्रीम था ना कि आप हमारे किसी शो में वापस आएं, तो वो डॉन वालों ने हमारा ये ख्वाब पूरा कर दिया कि आपको वापस लेकर आए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आप बहुत अच्छी हैं। आपकी कुकिंग के साथ साथ हम आपकी आवाज़ के भी बहुत बड़े फैन हैं और बहुत पहले से फैन हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये कि आपकी जो कुकिंग होती है वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं उस हवाले से यही पूछना चाहूँगी कि जब हम अभी आप दही बड़े बना रही हैं जी, तो कुछ लोगों का या शायद मेरा भी उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि जब बड़े बनाते हैं तो वो बीच में से गुठली क्यों रह जाती है। हाँ, ये आज मैं आपको बताऊंगी। वैसे आपको इसके लिए ना थोड़ा सा प्रोग्राम को थोड़ा और आगे तक देखना होगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि क्यों रह जाती है। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अच्छा आपके साथ बात करके। और अगर आप अभी इस वक्त तो चले रमजान है, आप हमें कोई अच्छी सी नात भी अगर अपनी स्वीट सी आवाज में सुनाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जी इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, आ जाते हैं। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, तो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने दही बड़े जो हैं खस्ता, नरम और मज़ेदार बना सकते हैं। जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज दही बड़ों के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। मैंने आपको बताया कि आप या तो माश की दाल का आटा पीस के बना सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से किसी अच्छी ब्रांड का, जिस पे भी आपको एतबार है, आप उसका दही बड़ा मिक्स जो है ले भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस दही बड़े में चीज़ें क्या क्या जाएंगी, तो मैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारा कुकिंग टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, तो वो माश की दाल वाला तो मैं नहीं कर रही हूँ इस वक्त। मेरे पास ये पिसा हुआ दही बड़ा मिक्स रखा हुआ है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, सिर्फ इसमें नमक है और इसमें सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ डला हुआ है। तो इसमें जो मैं ख़ास चीज़ डालूँगी वो एक तो मेरी फेवरेट है ना, ये रेड चिली फ्लेक्स, थोड़े से हम ये डालेंगे इसके अंदर। और इसको हेल्दी बनाने के लिए और किड फ्रेंडली बनाने के लिए मैंने इसमें ये ग्रेटेड पोटैटोज़ हैं मेरे पास, जो आलू था उसको मैंने छील के कद्दूकश कर लिया है और ये मैं डालूंगी। इसको मैंने पानी में इसलिए रखा हुआ है कि आलू अक्सर ना काले हो जाते हैं, अक्सर क्या हमेशा ही काले हो जाते हैं अगर आप उसको छोड़ दें छील के। तो अगर आप उसको पानी में या लेमन वाटर के अंदर रख लेंगे ना तो फिर वो काला नहीं होगा। आप ये देखें, लग रहा है जैसे अभी अभी मैंने इनको ग्रेट किया है। तो हम इसमें
डालेंगे थोड़े से आलू। डिपेंड करता है, अब जैसे यहाँ पे आलू ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास बैटर का मसाला कम है तो इसलिए मैं इसमें आधे डाल रही हूँ। ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दूँगी और इसमें मैं जायके के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी ऐड करूँगी, जो कि बारीक कटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये हमने किया और अब हम इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। यूजुअली ये काम मैं फोर्क की मदद से करती हूँ। पानी में आप एहतियात करेंगे क्योंकि आलू जो होते हैं उसके अंदर भी पानी होता है, तो आपने इस बैटर को थोड़ा सा थिक बनाना है और ये बहुत खस्ता बनेंगे, बहुत नरम बनेंगे और बिल्कुल आपको इनको जो है ना कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस हम एक दही का मिक्सचर बनाएंगे जिसके अंदर हम ये डालेंगे। अच्छा, ये तो मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। नमक, अगर आपको लगे कि जो रेडीमेड आता है मसाला उसके अंदर थोड़ा सा नमक कम होता है, तो थोड़ा सा नमक आप एडिशनल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, रमज़ान है तो बहुत एहतियात से, नमक कम हो जाए कोई बात नहीं, चटनी से आप लगा के खा लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो गया तो फिर काफ़ी मसला हो सकता है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि नमक थोड़ा सा एहतियात से डालें, हमेशा हाथ से डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि कम रहे मगर ज़्यादा ना होने पाए। तो ये अच्छा सा बैटर जो है मिक्स हो गया है। इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी क्योंकि इसके अंदर जो आलू के अंदर जो पानी है वो भी अभी और निकलेगा, तो ये थोड़ा और पतला होगा। सो मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा आप इसको लूज़ ना बनाएं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ब्लेंडर है, इसकी जो हम दही तैयार कर रहे हैं उसकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास फ्रेश दही रखा हुआ है, ये मैं लूँगी और इसके साथ मेरे पास दूध रखा हुआ है। तो मैं पानी के बजाय दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर, इसको पतला करने के लिए, ताकि ये हेल्दी भी हो और ग़िज़ाई से भरपूर भी और थोड़ा सा रिच भी हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इतनी देर बाद आप इसको रोज़ा खोलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको ज़रूरत है कि आप मज़ेदार और हेल्दी खाना खाएं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये है ब्लेंडर। ब्लेंडर के अंदर मैं पहले तो दही डालूँगी और इस दही की ख़ास चीज़ आपको बताती हूँ कि क्या है इस दही की ख़ास चीज़। इस दही में ख़ास चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना दही के अंदर भी डाल रही हूँ। और इससे क्या होगा कि दही का ना सिर्फ जायका अच्छा होगा बल्कि इसका कलर जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये डालेंगे हम, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अगर आप पैकेट वाले दही ले रहे हैं तो उसके अंदर शुगर काफ़ी होती है, तो फिर आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको बस थोड़े से नमक की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपके पास पैकेट वाला दही नहीं है, फ्रेश है, तो उसमें शायद आपको थोड़ी सी चीनी भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये पाउडर्ड शुगर रखी हुई है, तो ये भी अंदाजे से मैं थोड़ी सी डाल दूँगी। ये हमने डाल दी और फिर हम इसको दूध डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये दूध भी चला गया इसके अंदर। और ये अच्छा सा मिक्सचर जो है ये रेडी हो जाएगा और फिर इसको हम निकालेंगे एक बोल में और फिर हम दही बड़े जो हैं, यहाँ पे चूल्हा भी ऑन कर देते हैं। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। अच्छा, इन दही बड़ों के साथ मैं एक छोटा सा और हेल्दी ट्रिक करने वाली हूँ और वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हैं छोले रखे हुए हैं और ये बॉयल हुए हुए छोले रखे हुए हैं, छोटे वाले ऑर्गेनिक छोले हैं ये। और इनमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इनको फ्राई करूँगी, थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी और जब हम गार्निश करेंगे इन दही बड़ों की तो हम ये छोले इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास सेव रखी हुई है, बारीक सेव, आप ये भी डालिएगा इसमें, तो आपको आपके दही बड़ों की शक्ल बिल्कुल डिफरेंट होगी, अंदर से उसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होगा और हेल्थ एलिमेंट जो है उसके अंदर बहुत होगा, उसके अंदर फ्लेवर का जो एलिमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास ऑयल है, इसको मैं हल्की आंच पे गर्म होने रख देती हूँ और इस चूल्हे को बंद कर देते हैं। नहीं, बल्कि इस चूल्हे को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें जो ये छोले हैं इनको मैं चाट मसाले के साथ हल्का सा फ्राई करूँगी। चले गए छोले, इस पर चाट मसाला हमने डाला। होता है ना कभी कभी रमज़ान में कि आपका दिल चाहता है कि कुछ चटपटा खाएं, तो चटपटा खाएं मगर इतना चटपटा ना हो कि आपको एसिडिटी हो जाए या कोई और प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन आपको हो जाए, क्योंकि प्यास भी बहुत लगती है चटपटा खाने से। तो थोड़ा लेस इज़ मोर बेसिकली। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे पूछें, आप सवालात पूछें जिस भी तरह के हों रमज़ान से मुताल्लिक़, खाने से मुताल्लिक़, तो आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ये हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हमारा ब्लेंडर ज़रा सेट हो जाए, तो इसको मैं चलाऊँगी। ओहो,
कभी कभी क्या होता है आपके किचन में नई चीज़ें होती हैं तो आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। चलें खैर इसको छोड़ देते हैं। ये हमारे आप देख रहे हैं कि छोले जो हैं अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, हल्का सा चाट मसाला डाला है, यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पे जो है ये दही बड़े का मिक्सचर जो है मज़ेदार सा रेडी हो गया है। और जी और मैं आपके पास आऊँगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे पास एक और हमारी बहुत इंटरेस्टिंग सी एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है क्या कमी रह गई, और उसमें आप मुझे कॉल करेंगे और आप पूछेंगे मुझसे वो तमाम सवालात जो प्रॉब्लम्स आपको किचन के होते हैं। किसी के पकौड़े नरम हो जाते हैं, किसी के कबाब टूट जाते हैं किसी के जल जाते हैं, और किसी का ब्लेंडर काम नहीं करता तो फिर वो उसको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए ब्रेक से। और वो कहते हैं अगर ज़िंदगी आपको हंसाए तो इसका मतलब है कि आपको किसी अच्छे काम का फल मिल रहा है, और अगर ज़िंदगी आपको रुलाए तो इसका मतलब है कि आपके अच्छे काम करने का वक्त आ गया है। तो इसी अच्छी बात के साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे दही मैंने ब्लेंडर में हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत मज़ेदार सी दही तैयार हो गई है। हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला है और हल्की सी चीनी डाली है, क्योंकि ताज़ी दही है तो ताज़ी दही थोड़ा सा खट्टा होता है कभी कभी, तो अगर आप चीनी डालेंगे तो वो एकदम से ना उसका जायका बैलेंस हो जाता है। दही बड़े बनाने के लिए जो बड़े थे, जो हमारे बड़े हेल्दी बड़े हैं, ये बन गए हैं। और हमारा सेगमेंट क्या कमी रह गई वो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शायद, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? अफशा कराची से बात कर रही हूँ। कैसी हैं अफशा? ठीक ठाक जी, खैरियत से। बहुत डिशेज आप मजे की बना रही हैं, रोजा खराब ना हो जाए। आई नो, अब क्या करें, अब रोजा का अफ्तार का टाइम आ रहा है तो आई थिंक इट्स ओके, है ना? अच्छा शायद मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। जी कहिए। फ्रूट चाट के फ्रूट्स बता दीजिए, कौन से अच्छे उसमें लगेंगे? अरे फ्रूट चाट के फ्रूट्स मैं आपको बताती हूँ। इतने मज़े की फ्रूट चाट मुझे बचपन में हमारे घर में बहुत बनती थी, और उसमें जो 3-4 चीज़ें लाजमी डलती थी ना, वो उसमें अमरूद, केला और अनार, और उसके अलावा ऑरेंज भी कभी कभी डलता था उसके अंदर अगर मौसम में होता था। ये तमाम चीज़ डलती थी। तो अनार का मज़ा, अमरूद का मज़ा और केले का मज़ा बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट में आता था। और हमारे घर की ख़ास चाट की बात ये होती थी कि उसमें हम चाट मसाला नहीं यूज़ करते थे, हम उसमें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करते थे, और चीनी भी ऐड करते थे। जी, और चीनी भी इस्तेमाल करते थे उसके अंदर। अच्छा, थैंक यू। अपना ख्याल वेलकम। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तो इससे पहले हमारे पास एक कॉलर की कॉल आई थी कि उनके दही बड़े अंदर से बहुत सख्त हो जाते हैं, बहुत वो गुठली बन जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपका दही बड़े का जो बैटर है ना वो थोड़ा सख्त रह जाता है तो भी होता है, इस वजह से भी होता है, या आप फिर बहुत ज़्यादा ले लेके बनाते हैं तो ज़रा छोटे दही बड़े बनाएं। और जैसे मैं ये कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप कोशिश करें कि जो जिस कढ़ाई का पेंदा थोड़ा छोटा होता है ना उसमें बनाएं, ताकि जब ये डालें आप उसके अंदर तो ये फैल जाएँ, और जब ये फैलेगा ना तो फिर ये अंदर से गुठली नहीं बनेगी। और तीसरी बात ये कि अगर गुठली का आपको इम्कान है तो आप ये कर सकते हैं कि जब दही बड़े बनाएं आप तो उसको फ़ौरन बनाने के फ़ौरन बाद एक बोल में ठंडा पानी रख लें और पानी के अंदर उसको डाल दें। थोड़ी देर वो भीगे रहेंगे, उसके बाद आप उनको निकालें और हाथ से अच्छा सा उसको दबा देंगे ना तो उसमें से पानी निकल जाए और फिर आप उसको दही के अंदर ऐड कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक बोल में दही का पानी बना के रखते हैं और उसमें दही बड़े डालते हैं ताकि दही बड़ों के अंदर पानी का मज़ा ना हो, थोड़ा सा जायका हो दही का, ठीक है। और आँच जो है आप मीडियम रखेंगे ताकि आपके दही बड़े जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। और अगर आप उसके अंदर कुछ ऐड करें तो बहुत बारीक होगा। जैसे मैंने आलू इसके अंदर ग्रेट करके ऐड किए हैं, तो ग्रेटिंग का ये होता है कि जब आप ग्रेट करके कोई चीज़ डालती हैं तो फिर बहुत जल्दी पक जाती है, और आलू जैसी चीज़ तो बहुत जल्दी पक ही जाती है,
ठीक है। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कुछ शक्ल इनकी पकौड़ों की है, क्योंकि मैंने ये कढ़ाई में बनाए हैं। अगर मैं थोड़े से फ्लैट पेंदे वाले किसी उसमें बनाती, पैन में बनाती, तो ये थोड़े फैले फैले बनते। बट कभी कभी हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अब ये जैसे गरम गरम है ना, तो मैं इनको गरम गरम ही दही में डाल दूँगी। और दही भी ख्याल रखिए कि बहुत गाढ़ी दही ना हो, थोड़ा सा इनको सोख होने का मौका मिले, और उससे दही खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें। अच्छा, ये वाले दही जो है ना आप ज़रूर बनाइएगा, जिसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और थोड़ा सा नमक और चीनी हो। इससे आपके दही बड़े सुपर हिट जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं ये खाती हूँ ना, दिल्ली वालों के घर पे ये दही बड़े तो सब तारीफ़ें करते हैं और बहुत ये मज़ेदार होते हैं। और इस वक्त मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा है। रोज़ा भी सख्त लग रहा है मुझे। एंड मैं कहती हूँ सलाम है उन ख़वातीन को जो रमज़ान में ना इफ़्तार की तैयारी करती हैं। अब आप इनको अच्छा सा सोख होने दें इस तरह से, और ये हो गए सोख। उसके बाद आप इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ये जो हमने छोले फ्राई करके रखे थे हल्के से, आप ये डाल दें इनके ऊपर। और फिर इसको हम गार्निश करेंगे इस मज़ेदार सी सेब से। बारीक सी सेब है, आप ये डालिएगा। और ये आप डालेंगे, ख़ास ख्याल रखें इस बात का कि जब आप सर्व करने लगे ना उसी वक्त डालें। अब मैं तो बहुत पहले डाल रही हूँ, अभी रोज़े में तो काफ़ी टाइम है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक फ़ाइनल इसकी शक्ल नज़र आ जाए। और फिर हम इसके ऊपर चटनी डालेंगे। चटनी मैं अभी बनाऊँगी, खट्टी मीठी चटनी, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर चटनी के अज्जा रखे हुए हैं। इमली की चटनी है, ये इमली है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा है, जिसको मैं थोड़ा सा हल्का सा टोस्ट करूँगी। और इसके साथ ये जो लाल मिर्चें रखी हुई हैं साबित, इनको भी मैं थोड़ा सा टोस्ट करूँगी। हो सकता है आपको 1/4 चमचा इसको ऑयल डाल के जल्दी जल्दी टोस्ट करना पड़े। और इसमें क्योंकि खट्टी होती है इमली, तो यहाँ पे चीनी रखी हुई है, थोड़ा सा नमक रखा हुआ है, ये दो सब चीज़ें ऐड करेंगे हम, और बड़ी मज़ेदार सी एक चटनी तैयार करेंगे। और चटनी में आप चाहें तो हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ये भी डालें, उससे एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाता है आपकी चटनी में। तो ये हो गया है रेडी। और काम में जल्दी जल्दी करती हूँ इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि मुझे खुद ख्याल नहीं रहता कि कितना टाइम रह गया। और आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी रमज़ान में ये होता होगा कि पता ही नहीं चलता किचन में कि इफ्तार का बहुत नज़दीक टाइम आ गया। अच्छा, अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक से पहले जो भी हम काम कर रहे हैं ये भी आप देख लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो चटनी बिल्कुल तैयार होगी मज़ेदार सी। तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये है महीना बरकतों और नेमतों से है भरा, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। जी, वेलकम बैक दोस्तों। और हम बात कर रहे थे अच्छे कामों की, और अच्छे कामों में से एक अच्छा काम ये भी है कि आप किसी का रोज़ा इफ्तार करा दें उसको। जितना मज़ेदार रोज़ा इफ्तार आप करते हैं हर रोज़, एक दिन किसी और को करा देंगे तो आई थिंक उससे भी आपको बहुत अच्छी एक फ़ीलिंग होगी। और अच्छी फीलिंग किस वजह से होती है? अच्छा खाने से, अच्छा पीने से होती है। मेरे पास रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है जो कि मैं बचपन से पीती आ रही हूँ, और कहते हैं कि 110 साल पुरानी ये मशरूब है। मशरूब मशरिक़ इसको कहा जाता है। सब लोग शौक़ से पीते हैं। रमज़ान में ख़ास तौर से लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो इसका जायका अच्छा होता है, इस वजह से कि इसमें हर्ब्स भी हैं और इसमें फ़्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात ये कि इसका रंग बड़ा खूबसूरत है। तो मैंने ये बनाया है दूध के साथ, क्योंकि दूध की एक अपनी ग़िज़ाइयत है। तो अगर आप दूध के साथ रूह अफ़ज़ा बनाएंगे और इसको फ्रिज में भी रख देंगे और सहरी में पिएंगे तो पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। तो ये हमने बनाया है स्पेशल सा रूह अफ़ज़ा, जो यहाँ पे रेडी हो गया है। अच्छा, जिस चटनी की हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको सारे दिखा दिए थे, और बस करना आपने क्या है कि ज़ीरा और लाल मिर्चें जो थी ड्राई वाली, उनको आपने अच्छा सा हल्का सा टोस्ट करना है उसके अंदर, ताकि खुशबू हो जाए। और फिर उसके बाद बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ आप इसको पीस लेंगे बारीक सा। तो ये बहुत खुशबूदार मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है और मैं इसको निकालने जा रही हूँ। किसी भी अच्छे से बोल में निकाल लें। आप इसको गार्निश करना चाहें हरी मिर्च से, लाल मिर्च से, तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैंने इसमें जी भर के हरा धनिया भी डाला है,
और पुदीना भी डाला है और हरी मिर्च भी डाली है। इसमें ब्राउन शुगर गई है, इसके अंदर इमली का पेस्ट है और इसके अंदर हल्का सा नमक भी डाला है। और बस वो मैंने अंदाजे से डाला है क्योंकि रमज़ान में आप चख तो सकते नहीं हैं, लेकिन ये कि इसीलिए कहते हैं हमेशा स्पून्स के आप मोहताज ना रहें तो अच्छा है। कोशिश करें कि अंदाजे से काम करें ताकि कभी ऐसा हो कि आपको स्पून की क्वांटिटी समझ ना आ रही हो तो आप अंदाजे से ही अच्छा सा उसको बना लें। ये बन गई हमारी लजीज सी मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी। अच्छा, आप चाहें तो इसको दही बड़े के ऊपर भी आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी डालूंगी इसकी गार्निश के लिए, बल्कि इस पर भी लगी हुई है काफ़ी सारी। और आई थिंक हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। याया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शेफ? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं याया? बस आप तो इतनी हमारी जो है ना इफ्तारी इतनी ज़बरदस्त बन कर देती हैं कि काश कि हमारी ख़वातीन सारी ये बना सके जो आप बना रही होती हैं। बिल्कुल, आपकी ख़वातीन मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बनाती हैं ख़वातीन, बाज़ ख़वातीन तो बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। शेफ मेरा कहना है कि देखिए हम लोग तो खुद, मैं कहता हूँ कि जब हम लोग इतनी सारी अफ्तारी बना रहे हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें उनको भी अफ्तारी पहले पड़ोस में भिजवाई जाती है जिससे मोहब्बतों में इजाफा होता है। तो आप हमें कोई ऐसी चीज, जैसे अब हम 2-3 चीजें बनाना चाहते हैं, मेरी वाइफ अगर बनाना चाहती है, वो चाहती है जल्दी से हमें 4-5 चीजें ऐसी बन जाए कि हम पड़ोस में बांट सकें, तो आप इसमें ऐसा रख लें कि आप शॉर्ट टाइम के अंदर 4-5 चीजें बनवा लें ताकि आसानी से पहुंचा सकें हम उनको। और आप ये काम करते रहें और यकीन से आपने जो माहौल क्रिएट किया हुआ है ना पूरा रमजान को बिल्कुल बेहतर क्रिएट किया हुआ है। शुक्रिया। तो अल्लाह ताला इसको कबूल भी करे और हम लोग को तौफीक दे के हम आसानियां बांटें और आसानियां हासिल करें। थैंक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इनकी कॉल से मुझे ऐसा लगा कि कहते 4-5 चीज़ें जल्दी झटपट बनाने वाली बता दें ताकि महल्ले में बांट सकें। मुझे लगता है इनका प्रोग्राम है पहले ख़ुद खाने का, है ना, क्योंकि अक्सर यही होता है, मर्द हजरात जो होते हैं वो ज़ाहिर काम से थके हुए आते हैं तो उनकी फरमाइशें होती हैं और ख़वातीन वो बना रही होती हैं, लेकिन वाकई बांटने से बहुत अच्छा भी लगता है और आई थिंक आपका दिल बहुत खुश होता है बांटने से। तो मुझे याद है बचपन में हमारे घर में भी इफ्तारी बनती थी और कभी होता था ऐसा कि कुछ बड़े दिन होते थे जिसमें हम नेबर्स को इफ्तार बांटते थे और कुछ दिन ख़ास होते थे, जैसे फ्राइडे को हमारे घर पे दही बूंदी ज़रूर बना करती थी और पकौड़े ज़रूर बना करते थे और इसके अलावा एक मीठा भी ज़रूर बनता था, कभी दाल का हलवा बनता था, कभी सूजी का हलवा बनता था और बाकायदा वो प्लेटों में लग के और फिर जाया करता था नेबर्स के, स्पेशली 2-3 नेबर्स साइड वाले, सामने वाले, जिनसे ज़्यादा आपकी बातचीत होती है, सलाम दुआ होती है। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी रीयूनियन करें अपने नेबर्स के साथ, रमज़ान में जायके बांटें और अपनी रेसिपीज़ को एक्सचेंज करें। और कभी कभी इससे फ़ायदा पता क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी कोई चीज़ बनी हुई आपके नेबर के घर जाती है और नेबर के घर की कोई चीज़ आपके पास आती है और आपको पसंद आती है तो आप उनसे रेसिपी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ्तार हैक हमने आज आपके साथ शेयर किया कि दही बड़े अगर आपके गुठलियों वाले बनते हैं या बीच में से सख्त रह जाते हैं तो आपने एक बड़े से बोल में हल्का सा दही और काफ़ी सारा पानी लेके उसको मिक्स कर लेना है और जब दही बड़े आप बना लें तो उनको डायरेक्ट आप उस पानी में डाल देंगे तो उससे ना सिर्फ आपके दही बड़ों का जायका अंदर से अच्छा हो जाएगा बल्कि उसके अंदर कोई गुठली होगी वो बिल्कुल नरम हो जाएगी। और कोशिश करें मीडियम हीट पे पकाएं और मेरी तरह कढ़ाई में आप ना पकाएं उसको, थोड़ा सा जो फ्लैट बॉटम पैन्स होते हैं ना उसके अंदर आप उसको पकाएं। जितने वो फ्लैट होंगे उतने वो नरम और खस्ता बनेंगे। जितने ज़्यादा डीप अगर आप पकौड़ों की शक्ल में बनाएंगे तो फिर अंदेशा है कि उसके अंदर कोई ना कोई गुठली जो है वो रह जाएगी। तो मेरा ख्याल में इसको तो मैं लगा दूंगी अपनी इफ्तार की टेबल पे। और कोशिश करें कि इफ्तार में आप खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें और फ्रेश फ्रूट्स बहुत खाएं और जिसके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा हो वो वाले फ्रूट्स खाएं। जैसे आजकल गर्मियों के फल हैं, तरबूज आ रहे हैं और तरबूज से मुझे याद आया कि परसों हमने कोई तरबूज ख़रीदा और तरबूज खाने के बाद हाथ अजीब से लाल से हो गए, मुंह पे भी कुछ अजीब गुलाबी गुलाबी हो गया और उसको जितना भी साफ़ कर रहे हैं तो वो साफ़ नहीं हो रहा था, जो कलर आ गया था हाथों पे। और मैं बिल्कुल परेशान थी कि ये क्या हो गया, क्योंकि हम हमेशा से बचपन से तरबूज खाते आए हैं, कभी ऐसा नहीं होता, तरबूज खाते हैं और कोई गुलाबी रंग हाथों पे नहीं आता। तो आजकल रमज़ान की वजह से इतनी मिलावट हो रही है चीज़ों में कि मैंने देखा कि लीचियों का मौसम है तो उसके ऊपर लाल रंग का स्प्रे करके उसको ज़्यादा टेम्पटिंग बना रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। इसी तरह तरबूज के अंदर इंजेक्शन से कलर भर रहे हैं। तो आप जब भी ख़रीदें फल तो अपना एक फल वाला जो मुस्तनद है जिस पे आप एतबार करते हैं उससे ख़रीदें। और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम संजीदा। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, कैसी हैं बेटे आप? वालेकुम अस्सलाम संजीदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे ये बताएं, आप वही संजीदा हैं जो मुझे पहले किसी और चैनल पे कॉल किया करती थी?
हाँ नहीं, मैं सर घर के नंबर से करती होंगी। अच्छा। लेकिन मैं आपको कब से जानती हूँ, जब आप हमारी नेबर थी। अच्छा, अरे संजीदा आंटी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताएं कि अफ्तार कैसा गुजर रहा है? कोई सवाल कुछ पूछना चाहेंगी? अच्छा। हाँ, एक आपसे बहुत अच्छा शो चल है। थैंक यू। आपको हम बहुत मिस कर रहे थे, बहुत दिन के बाद आप नजर आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपकी कोई फरमाइश जो आप मुझसे करना चाहिए? क्योंकि बस ब्रेक आने वाला है तो मैं जल्दी वरना फिर मैं आपसे आराम से बात करती। मुझे हरीशा का कोई अच्छा सा कोई बताइएगा, हरीशा। इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये टेबल सजी हुई होगी और आपसे कुछ और कारआमद बातें होंगी और बहुत ही अच्छी वो बातें हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बरकतों और नेमतों से है भरा रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके जी नाजरीन, वेलकम बैक, खुश आमदीद। और हम बात कर रहे थे कि रौनक किस तरह जमती है। रौनक हमेशा मिल बैठने से जमती है और बांटने से बढ़ती है। सीखने सिखाने का सिलसिला हमारे शो में जारी है और आज जो ख़ास चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते हैं। हमेशा की तरह हमारे आज के मेहमान जो हैं बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आगा साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ इस रौनक इफ्तार में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मेरे अल्लाह का बहुत एहसान। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, वेरी गुड। अच्छा आगा साहब, क्योंकि आप तो हमेशा से बल्कि मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। आगा साहब ना सिर्फ एक नॉलेजेबल इंसान हैं बल्कि ये एक बहुत अच्छे कुक भी हैं। और आगा साहब, अभी हमने अपनी इफ्तारी से अभी हम लोग फारिग हुए हैं और आगा साहब ने भी हमारे साथ मिलके बहुत अच्छी कुकिंग की और आपने देखी होंगी इनकी कुकिंग भी बहुत हेल्दी होती है और बहुत क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअल होती है मुझे लगता है ना। असल में मेरी जो कुकिंग थी उसका जो टॉपिक था वो ईस्टर्न डिशेस था। अच्छा। और मैं शायद ये क्लेम कर सकता हूँ कि तमाम जो डिशेस हैं वो कैलोरी बेस्ड होती थी। अच्छा। और कैलोरीज़ के साथ उर्दू ज़बान में पहली किताब अगर कोई है तो वो मेरी है। अच्छा, वेरी नाइस। ये मुझे पता नहीं थी बात, मैं डेफिनेटली वो पढ़ूंगी और देखूंगी। मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा तो लेकर आऊँगा। मार्केट में अवेलेबल है? जी मार्केट में नहीं है। चलें फिर। अच्छा, मार्केट में अवेलेबल है लेकिन उसका एक लतीफ़ा है। अच्छा। वो ये कि अब शायद 7th एडिशन मार्केट में है। अच्छा। जो मार्केट पाकिस्तान की है उसमें जितनी बिकी है उससे कहीं ज़्यादा एयरपोर्ट्स पर बिकी है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए कि जो मेरा शो था वो इंटरनेशनली देखा जाता था। बिल्कुल। तो वो लोग जो जा रहे होते तो उनको नजर आता था कि जी एक नई चीज़ है, तो वहाँ के लिए जो है वो एक हमारी नेमत है। वो लोग जो वहाँ रहते हैं उनको ईस्टर्न डिशेज से, ईस्टर्न चीज़ों से, अपने मुल्क से ज़्यादा प्यार है। अच्छा, अक्सर एयरपोर्ट पर जब मैं जाती हूँ तो मैं भी किताब ज़रूर ख़रीदती हूँ। लेकिन अगर सब जैसे आज हम अगर बात करते हैं तिब्बे नबवी की, तो मैं आपसे एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है कि तिब्बे नबवी कहते किसे हैं? देखिए, तिब का मतलब ये है कि इलाज करने का तरीक़ा। ठीक। अब इलाज करने का जो तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या ख़ुद किया, जी, उसे उसे हम तिब नबवी कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा मुख्तसर सा है। ठीक। पहली बात जो है वो ये कि तकरीबन 300 साल बाद ये जमा किया गया और इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द इमाम इब्न तबरी ने इसे पहली मरतबा जमा किया और उसके बाद फिर इसकी शाखें, इसके तर्जुमे पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन मैं देख रहा था कि शायद 200 से ज़्यादा ज़बानों में इसके तर्जुमे हो चुके हैं और उर्दू ज़बान में भी इसका तर्जुमा मौजूद है और तकरीबन 3 मुख्तलिफ़ ऑथर्स ने इसका तर्जुमा किया है और हर एक का असलूब बयान अलग अलग है। अच्छा,
तो उससे समझने में क्या कुछ फ़र्क आता है या आसानी पैदा होती है? देखिए, एक शख्स है जिसने तर्जुमे को उठाकर तर्जुमा लिख दिया है। ठीक है। एक शख्स ऐसा है जिसने तर्जुमे के साथ कुछ अपनी राय भी शामिल की है। ओके, ठीक है। फिर कुछ ऐसे लोगों ने, हुकामा के एक बोर्ड ने उसका तर्जुमा किया है जो अरबी से भी वाकिफ़ थे और हिकमत से भी। अच्छा। तो फिर उन्होंने उसका तर्जुमा किया और उसमें जो लिंक्स थे उन्हें असल में पैदा किया, कनेक्शन उनका बना उसका कनेक्शन बनाया। तो वो मेरा ख्याल है कि सबसे एक अच्छी बात है। अब मैं समझता हूँ कि शायद हम अपने लोगों तक कोई बात पहुँचाने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो वही होना चाहिए जो उनकी समझ में आए। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आलिम बहुत बड़े आलिम, सही, लेकिन आलिम का इल्म उस वक्त तक एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि वो उस सतह पर ना आए जिस सतह पर सुनने वाले की बिसात। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कि आपको उस लेवल पे लाना पड़ता है अपने आप को जो जहाँ दूसरे को आपकी बात समझ आ सके। और बात ये कि फिर आप आलिम क्यों हैं? आप जब तक कि दूसरे को अपनी बात समझाने के काबिल नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। और नॉट अ गुड टीचर देन बिल्कुल ये हर एक के लिए जो समझाने वाला है। अच्छा, समझाने वाले के लिए बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो है वो ये कि उसके पास इल्म हो। नंबर 2, उसके पास ज़ैली इल्म हो। नंबर 3, उसके पास सामने वाले का मेंटल लेवल का इदराक हो। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरी वेरी नाइस आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फिर मैं ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल आपसे पूछूंगी। नाज़रीन, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से प्यारी बातें सीखने का मौका हमें मिल रहा है और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पहले ऐसा करते हैं कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और क्योंकि अभी इफ़्तार का वक्त भी हो जाएगा तो इफ़्तार के बाद आगा साहब हम वापस आते हैं और फिर मैं आपसे कुछ और सवालात पूछूंगी जो मेरे नहीं हैं बल्कि बहुत सारे लोगों ने हमें भेजे हैं और उनके सहन में हैं। तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एंड आई होप कि आप हमारी बातचीत से बहुत फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। बात हो रही थी तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हमारे पास इस वक्त आगा साहब मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले। आगा साहब बताएं कि तिब्ब नबी की बुनियाद की अभी हमने बात नहीं की कि बुनियाद क्या है इसकी। उसके बाद फिर मेरे पास एक सवाल ऐसा है आपके लिए कि जो हर एक को शायद पूछने की ख्वाहिश है हर एक की। देखिए, 2 चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये मैंने आपसे की कि तिब्ब वो जो इलाज के लिए इस्तेमाल की जाए। ठीक। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि वो इलाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या करने का हुक्म दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। मसलन ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ लाए, फरमाया मेरे भाई के पेट में दर्द, आपने फरमाया शहद पिला दो। इसलिए कि शहद की अफादियत यह है कि उसे कुरान करीम में इंसानों के लिए शिफा कहा गया है। ठीक। शहद पिला दो, पिला दिया। दोबारा तशरीफ़ लाए, फरमाया मेरे भाई को तो दस्त शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा लूज मोशन शुरू हो गए। अच्छा। आपने फरमाया शहद पिला दिया। तीसरी बार तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि उससे तो इतने दस्त हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा भाई मर जाएगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया। आपने फरमाया तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता, जाओ शहद पिलाओ। फिर शहद पिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हो गया। अब इस हिकमत के पीछे क्या है, इस इलाज के पीछे क्या है? शहद में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि शहद एंटी टॉक्सिन है, हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स को निकाल देता है।
बज़ाते खुद शहद के अंदर जो चीज़ चली जाए वो महफूज हो जाती है, उसकी एक्सपायरी कोई नहीं होती। अच्छा। तो जो तिब है, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यही है कि आप वक्त पर तमाम चीज़ों को बेहतर तौर पर मैनेज कीजिए। एक दूसरा वाक़या आपसे अर्ज़ करूँ, जंग ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ। वहाँ पर खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, खून बंद नहीं हो रहा था। तो हज़रत आयशा ने बान मंगाया। बान वो खजूर की जो सूखी हुए पत्तों से बनाई जाती हैं कुछ चारपाई बनती है जी, उसको आपने जलाया और उसकी राख को उसका ऑक्साइड बनाकर उस जख्म में भर दिया, ब्लीडिंग रुक गई। वाह। और आज भी बहुत सारे नुस्खाजात ऐसे हैं जिसमें हम टाट जलाकर उसकी राख शामिल करते हैं। ठीक ठीक। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो तिब्ब नबवी बुनियादी तौर पर तो यही है। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे याद है कि मेरी अम्मी भी एक दफ़ा, मुझे याद है बचपन में मैं नंगे पाँव एकदम जल्दी से कमरे से बाहर निकल के भागी और उस दिन हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और मेरे पैर में एक पत्थर पाँव के तले में चुभ गया और बाकायदा खून जारी गया। और अम्मी ने एग्जैक्टली यही किया था कि उन्होंने वो बान को जला के और उसकी राख भर दी थी और उस पर फिर एक पट्टी लपेट दी। तो मुझे भी दूसरे दिन काफ़ी हीलिंग जो है मेरी हो गई थी। तो दिस इज़ वेरी नाइस। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने हमें बताई, क्योंकि हम अक्सर होता है कि ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, बड़ों से कुछ सीखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो ये एक माइंड की अपनी वो हो जाती है। असल में अब बड़ों से सीखने का रिवाज ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल सही। और वो रिवाज इसलिए ख़त्म हो गया कि नो डाउट, इसमें मैं कोई शक की बात नहीं कर रहा कि नस्लन बाद नस्लन बच्चों के अंदर अक्ल बढ़ गई है। और जो बूढ़े, मुझ जैसे बूढ़े इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा नुकसान में रहते। सही। देखिए ना, मैं मतलब शायद मैं बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को मैं अवेयर हो गया और मैं उस वक्त से जब से 368 या 362 कंप्यूटर आता था, मैं उस वक्त से कंप्यूटर यूज़ करता हूँ। अच्छा। तो कंप्यूटर से तो मैं एफिलिएटेड हो गया ना। बिल्कुल। उसके बाद जो पेंटियम 1 और पेंटियम 2 और पेंटियम 4 तक हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसके बाद जब लैपटॉप आ गया तो सारे सिलसिले वो भी चलते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मेरी पोती, मेरी नवासी, मेरे जो सेकंड जनरेशन, जी बहुत, उसको अगर आप मोबाइल दे दीजिए, उन्हें कुछ नहीं पता होगा लेकिन वो मोबाइल ऑन भी करेंगे और सारी ज़िंदगी के काम भी करेंगे। जी ये बिल्कुल आपकी सही बात है। बात ये कि वो इंटेलिजेंस ही जो अब आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है, दरअसल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिकमत है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक दुनिया में एक दौर आया था, वो दौर था लहन का, बहुत अच्छी आवाज़ का। अच्छा। जब उस लहन का दौर था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी उतारे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और लहन दाऊदी आज भी मशहूर है, बहुत खूबसूरत। जब दुनिया की तिब ने इतनी तरक्की कर ली कि तिब ये क्लेम करती थी कि हम सिर्फ एक ल्यूकोडर्म, बर्स, कोढ़ का इलाज हम नहीं कर सकते, अदरवाइज हम हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं और हर चीज़ पर हमें कमांड हासिल है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी उतारे वो थे जो कोढ़ी को हाथ लगाते थे, ठीक कर देते थे और मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आगा साहब, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है रोज़े रखने की वजह से। तो ब्रेक पे हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे कि वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है। और आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव शो है तो आपकी कॉल भी हम रिसीव कर सकते हैं। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे हकीम आगा साहब से और बातों के दरमियान मेरा एकदम से दिल चाहा कि मैं चाय पीऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सर में कुछ शदीद दर्द की शिकायत हो गई है। और तो आगा साहब, मेरा सवाल अगला जो ये है वो इसी दर्द से मुतालिक है कि रमज़ान में जब हमारे मामूलात चेंज होते हैं तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सर में दर्द हो गया। तो क्या ये हमें ये जो खाना पीना हमारा जो एक हैबिट बनी है उसकी वजह से होता है, या कोई एक बड़ा चेंज हमारी रूटीन में आता है उसकी वजह से? आप इस पर कुछ रोशनी डालिए कि क्यों ये शिकायत ज़्यादातर लोगों को होती है। देखिए, जो लोग उमूमी तौर पर बाकायदा खाने के आदी हैं जी, जब उनका रूटीन ऑफ लाइफ चेंज होता है तो कुछ तब्दीली तो यकीनन आती है। बिल्कुल सर में दर्द नाजुक मिजाज लोगों के मिजाज का हिस्सा है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, और वो जो सर का दर्द है उसका ताल्लुक आम तौर पे आप सही फरमा रही हैं कि रूटीन ऑफ लाइफ के तब्दील हो जाने की वजह से। सही। अच्छा, अब ये रूटीन ऑफ लाइफ चेंज होना ये तो है जी, ये तो होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूं, इसको अगर समझ लिया जाए कि ये क्या है और ये हमारी सेहत के लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक, तो शायद बहुत सारी चीज़ें हम कंप्रोमाइज़ कर लें। सही। अभी जो डॉक्टर साहब जो हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने एक रिसर्च के ज़रिए ये प्रूव किया है कि वो लोग कैंसर से बच सकते हैं जो खाना खाना छोड़ दें, उसका वक्फा बढ़ा दें। सही, बिल्कुल। तो उनसे जब इंटरव्यू किया गया तो उनसे पूछा कि आपके ख्याल में साल में कितने दिन खाना छोड़ दें? अच्छा, तो उन्होंने कहा 25 से 26 दिन। वो तो ये तकरीबन रमज़ान का पूरा महीना ही हमारा हो आप गया। भी देखिए कि मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि खालिक से बेहतर, बनाने वाले से बेहतर कौन जानता है कि किसने उसने क्या बनाया है? बेशक, बेशक, कोई भी चीज़ बेशक। बनाने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। और जब बनाने वाला ये कहता है कि तुमको ये रोज़े रखने हैं तो फिर रोज़े रखने हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा, अब रोज़े रख लिए, होता क्या है नफ्सियाती तौर पर हम लोग सुबह सहरी में कोशिश करते हैं कि ज़रा ज़्यादा खा लें। क्यों? रोज़ा रखना है, भूख ना लगे। जी, बिल्कुल। देखिए, उसूल ज़िंदगी जो है वो ये है कि अगर आपने खाना खाया है, हल्का सा चावल खा लिए हैं, 1.25 घंटे में हज़म हो जाएंगे। बिल्कुल। बिरयानी खा ली है, 3.5 घंटे में हज़म हो जाएगी। अच्छा, आपने कीमा पराठा खा लिया है, आपने शामी कबाब खा लिया है, 3.5 घंटे में हज़म हो जाएगा। 3.5 घंटे बाद फिर क्या होगा? सही। होना तो वही है, होना तो आप कुछ भी खा लीजिए। जी, जितना ज़्यादा खाएंगे वो भी हज़म हो जाएगा टाइम पे। वो 3.5 घंटे में तो हर एक को हज़म होना ही है। अल्लाह का निज़ाम है, हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जब अब पेट खाली हो गया और हमने अपने ऊपर टेंशन सवार की तो सर में दर्द होगा। अच्छा, अब इस सर के दर्द का कुछ इलाज भी करना है। ये तो हिकमतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हैं जिनको हमको फॉलो करना है, ये एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन फिर भी किसी शख्स को सर में दर्द हो रहा है तो करे क्या? और रोज़ा भी है, दवा भी कोई नहीं खा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सच करूँ, किसी अंधेरे कमरे में वो लेट जाए। अच्छा, 2 तौलिए लें, एक तौलिए को गर्म पानी में डिप करें, एक तौलिए को ठंडे पानी में, और ठंडे पानी वाला तौलिया जो है उसको निचोड़कर अपने सर पर रख लें, गर्म पानी वाला जो है अपने तलवों पे रख लें, पैरों पे। अच्छा, और अंधेरे कमरे में खामोशी से लेट जाएं। 15 से लेकर 20 मिनट आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। वाह। अच्छा, देखिए इसके पीछे हिकमत है क्या? अच्छा, देखिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमेशा हिद्दत पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, वाइटल हीट पैदा करता है। जब वाइटल हीट बाकी है तो ज़िंदगी है, वाइटल हीट बाकी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं, ख़त्म हो जाती है। ठीक। अब मैंने करना क्या है? जो सर का दर्द है, मुझे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को ट्रांसफ़र करना है पैरों की तरफ। अच्छा। उस स्ट्रेस को कम करना है तो मैंने सर पर ठंडा तौलिया रख दिया, पैरों पर गर्म तौलिया रख दिया, ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस है वो कम हो गया और अंधेरे में जो सुकून महसूस होगा वो फिर बेहतरीन होगा। और अगर ऐसे मौक़ों पर बहुत आहिस्तगी की आवाज़, बहुत आहिस्ता आवाज़ में
अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ है, आपकी कोई फेवरेट आयत है, आपका कोई फेवरेट रुकू है, आपकी कोई फेवरेट म्यूज़िक है, आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ है, वो हल्के सी आवाज़ के साथ लगा दीजिए, सुनते रहिए। 10 से 15 मिनट में तमाम चीज़, लेकिन आवाज़ बहुत हल्की होनी चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? ठीक ठाक जी, वहाँ पिंडी से बात कर रहा हूँ जी। हकीम साहब से पूछना था कि वजन बताने का कोई टोटका बताएं, वजन बढ़ाने का। वज़न बढ़ाने का? अच्छा, अक्सर लोग वज़न घटाने का पूछते हैं, ये वज़न बढ़ाने का पूछ रहे हैं। शुक्रिया आपके सवाल का, हकीम साहब से पूछते हैं। सुबह नाश्ते में जो लोग सागोदाना खाते हैं, सागोदाना जी, सागोदाना, वो वज़न बढ़ा सकते हैं। ठीक है। आजकल तो एक नेमत है, वो ये है कि आप मैंगो क्रीम शेक बना लीजिए, स्मूदी जी, उससे वज़न फ़ौरन बढ़ उससे जाएगा। वज़न बढ़ जाएगा। कोई भी शेक बना लें, फुल ऑफ कैलोरीज, फुल ऑफ कैलोरीज। मैंगो के साथ अगर क्रीम ऐड करके, बजाय दूध ऐड करके आप क्रीम ऐड करके उसकी स्मूदी बना लें जी, तो वो तो आपका वजन ऐसे बढ़ा देगी। तो 30 दिन आप रोज़ा रखिए और स्मूदी पीते रहिए, वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो एक चिकन का भी है ना, कि वो जो हमारी ब्रायलर चिकन में इतने हार्मोन्स हैं, उससे भी ये जो बच्चे हैं उनका इतना ओबिसिटी बढ़ रही है बच्चों में। तो मैं अब ये कहने वाली थी कि चिकन भी पेट भर के खाएं ताकि उससे भी वजन बढ़ जाए। एक और कॉलर है शायद हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैम सही। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहूँगी कि पहले तो रमज़ान मुबारक आप दोनों को। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये पूछना चाहूँगी, बहुत अरसे से मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट ग्लैंड में सोजिश हो गई है, उसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अच्छा। हमने हर जगह इलाज करवाया, मैं कराची से बोली, पाकिस्तान में, बाहर मुल्क में, मगर उसका मेन सिम्टम यह है कि यूरिन में बर्निंग होती है और वो किसी सूरत ठीक नहीं हो रहा। तो इसका अगर कोई रूहानी इलाज हो जो हम कर पाएँ, एलो, होमियो, हर चीज़ हमने ट्राई की मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, मैं भी अर्ज़ करता हूँ। मैं 2 दरख्वास्तें करूँ, 10 बस्ता। मैं ये तावीज़ वग़ैरह और रूहानी इल्म मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल जाहिल सा आदमी हूँ उस मामले में। मेरा जो इल्म है वो इल्म तिब से मुताल्लिक़ है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि अगर उन्होंने किसी तरह भी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के लिए रिपोर्ट्स करवाई हैं, अगर आप यहाँ डॉन पे वो रिपोर्ट्स भिजवा दें, जो भी सिलसिला है वो कर लें, हमारे जो सिस्टम्स हैं उसमें अगर डाल दें, तो फिर नेक्स्ट विज़िट पर इंशाल्लाह जब मैं यहाँ हाज़िर हूँगा तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँगा उसका इलाज भी। लेकिन उमूमी तौर पर मैं 2 चीज़ें ज़रूर चाहूँगा कहना। पहली बात तो ये कि जौ का दलिया उन्हें सुबह नाश्ते में ज़रूर खिलाइए। जौ को रात को भीगने के लिए दूध के साथ रख दीजिए और सुबह उसे बॉईल करके उनके नाश्ते में जौ का दलिया दे दीजिए। और दूसरी बात ये कि नमकीन लस्सी यानी 1 पाव दही ले लें, उसमें 1 लीटर पानी मिला दें और थोड़ा सा उसमें नमक मिलाकर उसको बहुत अच्छी तरह शेक कर लें और करने के बाद वो पानी सारा दिन पिलाएं और उसके साथ सुबह जौ का दलिया। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के जलन उनकी कम हो जाएगी। वैसे आप रिपोर्टें भिजवा दें तो जो मेरी दरख्वास्त होगी आप तक पहुँच। जी बिल्कुल, वो हम अगर आ जाएंगे तो हम आपको वो पहुँचा देंगे। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है शायद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक, को भी मुबारक हो। जी शुक्रिया मरियम। पूरी उम्मे मुसलमा को रमज़ान मुबारक हो। आमीन आमीन। मुझे आगा साहब से बात करनी थी। जी कीजिए। जी आगा साहब, मुझे गैस ट्रबल के बारे में पता करना था, क्योंकि रोज़े में वज़ू का ज़्यादातर रहना बड़ा ज़रूरी होता है, तो गैस ट्रबल की वजह से वज़ू जो है वो बार बार टूट जाता है। और दूसरा, वज़न के हवाले से बात करनी थी कि अगर वज़न बढ़ा हो तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा चीज़ कोई मुझे प्लीज़ बता दीजिए। ओके जी बिल्कुल बिल्कुल जी। पहली बात तो ये कि गैस्ट्राइटिस को कंट्रोल करने के लिए जो एक बहुत अच्छी दवा है वो है अदरक। जी अदरक बहुत अच्छा। 1 इंच बाय 1 इंच का एक क्यूब ले लें और वो क्यूब पानी में डालकर बहुत अच्छी तरह उबालें। उस पानी में शहद डालकर ले लें, पी लें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि गैस्ट्राइटिस को कम करने के लिए
देखिए, हमारे यहाँ एक मामूल है और मैं उसको सेकंड करता हूँ। वो ये कि सहरी में किसी न किसी तरह हमारे पास खाने में चने होते हैं जी। चाहे वो चने हों, चाहे वो छोले हों, चाहे वो बेसन हो, चाहे वो दही बड़े हों, चाहे वो ज़रूर होते हैं। आम तौर पर लोग इस पर बड़ा एतराज़ करते हैं। मैं इसका मुदल्लल जवाब इंशाल्लाह ताला दूंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जो हमारी कॉलर थी, कि वो बेसन की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। इफ्तार में वो फ्रूट चाट ज़्यादा मकदार में लें ताकि उनको फ़ाइबर मिले। और आजकल जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है तरबूज़। अगर तरबूज़ ज़्यादा मकदार में वो इस्तेमाल करें, उसमें नमक, काला नमक हो तो ज़्यादा अच्छा है। काला नमक और लौंग, ये दो चीज़ें पीस कर उसमें ऐड कर दें और वो तरबूज खा लें। उससे आपके गैसेस भी कम होंगे, गुर्दों पर बोझ भी नहीं आएगा और रोज़ों की वजह से जो भारीपन की कैफियत होती है इंशाल्लाह वो बहुत लाइटनेस आ जाएगी। वेरी नाइस। और इन्होंने कहा था शायद, अच्छा हाँ, वज़न का बाद में बता देते हैं। अब हम शायद ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ये अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और हम आगा साहब की बातों से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बातें होंगी। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं आगा साहब से और हमारे पास अभी एक कॉल भी आई थी आगा साहब। इससे पहले उनके आधे सवाल का तो जवाब आपने दे दिया था और जो दूसरा उनका सवाल था कि वज़न उनका बढ़ रहा है, वो भी बता दें कि बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ ख़वातीन का वज़न बढ़ने की बुनियादी वजह उनके हार्मोन्स की ख़राबी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हार्मोन्स की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह ब्रायलर चिकन का इस्तेमाल है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे बात करूँ, मेरी प्रैक्टिस में ये बात है कि इनफर्टिलिटी के 60% पेशेंट्स जो हैं वो मेल हैं और 40% फीमेल हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रायलर चिकन। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। अच्छा, वज़न कम करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो है मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन। राइट। नंबर 2, मेरा डाइट प्लान ज़रा बड़ा मुख्तलिफ सा है। मैंने दुनिया के 42 डाइट प्लान्स का उर्दू तर्जुमा किया, बाकायदा मेरी एक किताब है। अच्छा। हर डाइट प्लान के आगे चंद सवालिया निशान मैंने लगाए हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। मैं अभी डाइट प्लान के हवाले से बात नहीं कर सकता, ठीक, लेकिन हर डाइट प्लान के पीछे सवाल। उसके बाद मैंने एक अपना डाइट प्लान खुद ड्रॉ किया। अच्छा। देखिए, हमारे यहाँ जो बुनियादी बात है वो ये कि हमने हर एक को भेड़ बकरियों को एक तरीके से हाथ दिया। सही। बात ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन, जब तक आपको ये ना पता हो आप डाइट प्लान बनाएंगे कैसे? सही। एक खातून सुबह 12 बजे सोकर उठती हैं और रात को 10 बजे 4 मुलाजमों पर हुकूमत करके वो सो जाती हैं। उनको वज़न का प्रॉब्लम हो जाता है। उनको वज़न का प्रॉब्लम होता है। अब उनके लिए मैं कहूँ कि जी सुबह वो एक ब्रेड खाएं और रात को वो हवा खाएं, तो वो कैसे मुमकिन है ऐसा हो सके? बिल्कुल सही। या वो खातून जो सुबह 6 बजे उठती है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, ख़ुद पढ़ाने के लिए चली जाती है, वापस आती है, बच्चों के आने से पहले उनका लंच तैयार करती है, उसके बाद शाम को वो अपने हस्बैंड के लिए तमाम खाना तैयार करती है, रात को साथ मिलकर खाते हैं और फिर सुबह स्कूल की तैयारी करती है। मतलब सेम रूटीन, वो बहुत एक्टिव लाइफ होगी। बहुत एक्टिव लाइफ। वो कम से कम 4 नौकरियां कर रही होती है एक वक्त में। तो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, अगर अब उसका वज़न बढ़ गया तो उसका डाइट प्लान क्या होगा? तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी दरख्वास्त ये है कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ अ पर्सन ये तमाम चीज़ें डिफरेंट होती हैं। एक डाइट प्लान दुनिया में कोई किसी का नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि मैं आपसे करूँ, डाइट प्लान को अगर श्रिंक कर लिया जाए रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी पर, राइट, आपकी रिक्वायरमेंट 1200 है, आपकी रिक्वायरमेंट 1300 है, आपकी रिक्वायरमेंट 800 है, आप उसी एतबार से कीजिए। लेकिन खुदा के लिए एक चीज़ याद रखिए, किसी चीज़ से आपका परहेज़ नहीं होना चाहिए।
किसी चीज़ से नहीं। आप कैलोरी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है। मसलन मैं 1 टेबल स्पून घी लेता हूँ, गाय का घी। गाय का घी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, ओके, लेकिन 2018 का सुपर फूड भी गाय का घी है। तो गाय का घी आप 1 चम्मच लेगा, अगर आप 8 ml ले रहे हैं तो इट मीन 72 कैलोरीज उसके अंदर हैं। आप 72 लिख लीजिए ना, कौन सा मसला है? हाँ, और ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक्टिव हैं तो आप वो बर्न कर सकते हैं। बर्न कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब बात ये है कि मैंने घी नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैंने दरमियान में गैप इतना सारा करना है और रात को मैंने 4 बैठ के स्लाइस खा लेने। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर हम गौर करें अपने रूटीन पे और अपनी ईटिंग हैबिट पे तो यकीनन इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा आगा साहब, क्योंकि टाइम बहुत हमारे पास कम रह गया है तो आखिरी जो एक मेरे जहन में भी ये सवाल है और हमने सोचा कि लोगों को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि बीमार की इयादत, उसमें क्या अहकाम हैं, उसकी इयादत करने में कितना सवाब हमें मिलता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो हमें जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी क्या बातें करनी चाहिए कि थोड़ी बीमार की हौसला अफजाई भी हो जाए, वो कुछ बेटर फील करे। देखिए, मुसलमान पर जो हक़ हैं उनमें एक बहुत बड़ा हक़ ये है कि जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत को जाओ। बिल्कुल। जब इयादत को एक शख्स जाता है तो पहली बात ये कि उसे सवाब मिलता है, इयादत करने वाले को सवाब मिलता है। जिसकी इयादत वो कर रहा है वो बीमार है और मेरे रब का हुक्म ये है कि अगर मेरा बंदा कोई बीमार हो तो मैं उसके करीब होता हूँ, उसकी दुआओं को ज़्यादा सुनता हूँ। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब आप मरीज़ के पास बैठो तो उससे हिम्मत दिलाने की बात करो, उसको तमाम चीज़ों से बेहतर करने के लिए हमेशा मशवरा दो। उफ मेरी फ़लानी की फ़लानी जो है ना वो इसी तरह की बीमारी में मुब्तला थी और तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई थी। नॉनसेंस। हाँ, तो इस्लाम हो जाएगा। और जी बिल्कुल, इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि जब तुम जाओ तो मरीज़ के सरहाने बैठ कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। उसका तर्जुमा ये है कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी अज़मत की तुझे वास्ता देता हूँ कि तू इस बीमार को शिफा दे दे। वाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो वहाँ बैठकर दुआ करना और जो तरबियत दी गई वो ये है कि मरीज़ के सामने उसकी हौसला अफजाई की बात करो। ठीक। और ये जुमला ज़रूर कहो कि लिकुल्लि दाइन दवाउन, मेरे रब ने जो बीमारियां पैदा की हैं उसके इलाज भी किया है। जब तुम ये दोगे तो उसका हौसला बढ़ेगा। एक मुकाम पर यह भी फरमाया कि शायद उसकी बीमारी कम ना हो लेकिन उसके अंदर तुम हौसला देने का सबब बन जाओगे और अल्लाह तुमको इसका बदला देगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत अच्छी बातें आपसे हमने शेयर की एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको भी आज बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। और अब कल इंशाल्लाह हम सेम टाइम सेम प्लेस आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, कुछ और अच्छी बातें करेंगे। आज के लिए आगा साहब को भी इजाज़त दें, मुझे भी इजाज़त दें। आई होप कि कल आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे। टेक केयर और हम दोनों की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।